बेंगलोर पुलिस को फ़ोन जाता है और ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक घर है, उसमें से स्मेल और बदबू आ रही है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और दरवाज़ा खोल के अंदर एंट्री करती है और जो नीचे नज़ारा देखती है, जो घर के अंदर नज़ारा देखती है, तो बेंगलोर पुलिस भी डर जाती है और बाहर निकल आती है। और बाहर निकलने के बाद जब अंदर का वाक़या बताती है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही मामला सन 2022 में दिल्ली से भी आया था, जो श्रद्धा मर्डर केस और आफ्ताब पुणेवाला ने श्रद्धा का कई टुकड़े करके और महरौली के जंगलों में फेंक दिया था। फिर से वो घटना दोहराई गई है, लेकिन इस घटना ने सबका दिल दहला दिया है। फिर उसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और जब पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम जब अंदर रूम में जाती है तो वो भी देख के डर जाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी बेंगलोर की आप लोग को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बेंगलोर में अभी कुछ दिनों पहले घटी है। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। एक 29 साल की महिला होती है जिसका नाम महालक्ष्मी होता है और ये नेपाल से होती है। करीब 5 साल पहले इसका शादी एक हेमंत दास नाम के आदमी से हो जाता है और ये लोग बहुत खुश रहते हैं। 1 साल बाद इनकी एक बेटी होती है, बेटी के साथ में रहते हैं और काम काज के चक्कर में ये लोग भारत के बेंगलोर में आके काम करने लगते हैं। हेमंत दास जो होता है वो मोबाइल शॉप पे काम करने लगता है और जो महालक्ष्मी होती है वो एक मॉल में काम करने लगती है। अब धीरे धीरे इन लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है, लेकिन करीब 2023 में हेमंत दास अपने बीवी महालक्ष्मी पे शक करने लगता है और उससे झगड़ा करने लगता है। महालक्ष्मी भी उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 2023 के लास्ट में ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और महालक्ष्मी अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ और बहन के साथ में रहने लगती है और हेमंत दास भी अकेले वहाँ पे रहने लगता है। करीब 4 महीने बाद महालक्ष्मी अपनी बेटी को हेमंत दास को लौटा देती है और अपने माँ के साथ में रहने लगती है और उसके बाद वो अपना अलग एक रूम ले लेती है, किराए पे घर ले लेती है और वहाँ पे वो रहने लगती है। सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है। करीब 2 सितंबर को महालक्ष्मी किसी से आखिरी बार बात करती है और उसके बाद जब 3 सितंबर आता है और उसके घर वाले जब कॉल करते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि महालक्ष्मी गई तो गई कहाँ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब 2 सितंबर से 19 सितंबर आ जाता है, यानी कि 18-19 दिन बीत जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं कि महालक्ष्मी गई तो गई कहाँ। लेकिन अचानक पड़ोसियों को महालक्ष्मी के घर से बदबू और स्मेल आने लगती है, थोड़ा अजीब टाइप के। वो लोग भी डर जाते हैं और मकान मालिक को फ़ोन करते हैं और मकान मालिक को बोलते हैं कि आपके घर से बदबू आ रही है जिसमें महालक्ष्मी रहा करती थी। अब मकान मालिक भी वहाँ पे आता है और उसको भी बदबू आती है। तब मकान मालिक उसकी माँ को फ़ोन करता है, क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा जब कोई घर भाड़ा पर लेता है तो अच्छे से कागज़ भी बनाया जाता है। उसमें महालक्ष्मी ने अपने माँ का नंबर दिया होता है। अब मकान मालिक महालक्ष्मी के माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि आपकी बेटी महालक्ष्मी कहाँ है। तब वो बताती है कि 17-18 दिन से हम लोग भी फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और मालूम नहीं वो कहाँ पे है। तब मकान मालिक बोलता है कि उसका घर बाहर से लॉक है, लेकिन अंदर से एक अजीब तरह का स्मेल और बदबू आ रहा है, आप लोग एक बार इधर आइए। और महालक्ष्मी के माँ के पास भी एक चाबी होता है, क्योंकि कभी कभी वो महालक्ष्मी से मिलने के लिए आती थी तो शाम को ही आ जाती थी। इसके लिए महालक्ष्मी उनको एक चाबी दे के रखी थी, क्योंकि अक्सर महालक्ष्मी रात को 10 बजे आया करती थी। अब उसकी माँ और उसकी बहन और मकान मालिक जब रूम खोल के जैसे ही थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तब देखते हैं ज़मीन पे हर जगह खून के छींटे लगे हुए हैं और जगह जगह कुछ मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अब ये देखने के बाद तो वो लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि वो मांस के टुकड़े इंसानी टुकड़े होते हैं। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तब तक मकान मालिक पुलिस वाले को भी फ़ोन कर दिया जाता है और 10 मिनट के अंदर बेंगलुरु पुलिस उस घर पे, उस मकान मालिक के रूम पे पहुंच जाती है। और जब मकान मालिक के जब घर पे पहुंच जाती है तो पुलिस वाले को भी स्मेल ज़्यादा आने लगती है। इसके वजह से वो लोग डबल मास्क लगाते हैं और जब अंदर जाते हैं पुलिस वाले
और जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वाले भी डरने लगते हैं। कुछ टाइम बीता रहता है, पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बहुत खौफनाक अंदर का मंजर है, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। फिर वो लोग पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं और पुलिस वाले फिर से मास्क और लगाते हैं, स्पेशल मास्क जो डबल से डबल रहता है, और फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले अंदर एंट्री करते हैं। अंदर जब एंट्री करते हैं तो जगह जगह इंसानी टुकड़े बिखरे होते हैं और पूरा घर छान मारते हैं। तो एक मोबाइल उन लोग को बरामद होता है, मोबाइल दिखाया जाता है तो पता चलता है कि मोबाइल महालक्ष्मी के है। और उसके बाद कुछ घसीटा हुआ भी नज़र आता है और वहीं पे एक बड़ा सा फ्रिज रखा रहता है और उस फ्रिज से जो खून बाहर आता है वो जम गया रहता है। अब उसके बाद पुलिस वाले या फॉरेंसिक टीम को समझने में देरी नहीं लगती है कि कोई ना कोई चीज़ तो फ्रिज के अंदर है जिसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है। जैसे ही थोड़ा हल्का सा दरवाज़ा खुला रहता है और थोड़ा सा और खोलती है तो बदबू इतना तेज आती है कि वो लोग को रहा नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद का जो नज़ारा वो लोग देखते हैं, वो देखने के बाद सब लोग बाहर निकल आते हैं और बाहर निकालने के बाद कई लोग तो उसमें से उल्टियाँ करने लगते हैं। फिर उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी बोलती है कि और लोगों को बुलाना पड़ेगा। फिर वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से कुछ आदमियों को बुलाया जाता है। फिर अंदर वो लोग जाते हैं। अंदर जाने के बाद फ्रिज पूरा खोलते हैं और देखते हैं कि ऊपर के हिस्से में 2 पैर रखा हुआ है और बीच में और शरीर का अंग रखा हुआ है और सबसे नीचे सर रखा हुआ है। ये देखने के बाद ऐसा मानिए कि सबका हौसला जवाब दे देता है। लेकिन कैसे भी जो सरकारी हॉस्पिटल से आदमी लोग आए रहते हैं वो हर एक लाश के टुकड़े को चुनते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल भेज देते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को जो टुकड़ों में बटी रहती है उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और महालक्ष्मी का अंतिम संस्कार वही बेंगलोर में कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले उस रूम को, उस घर को सील कर देते हैं, किसी को अंदर जाने का अनुमति नहीं रहता है। अब उसके बाद सबसे पहले जो एक्सक्यूज बनता है कि कौन और किसने इतनी बेरहमी से मारा होगा। अब बेंगलोर पुलिस को भी ये चुनौती रहता है और मीडिया और ये खबर आग की तरह फैल रहा होता है। सबसे पहले तो पुलिस वालों को महालक्ष्मी के पति पर शक होता है, उसको बुलाया जाता है, यानी हेमंत दास को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम उस दिन कहाँ पे थे और तुम अपने पत्नी से कितने दिन पहले बात किए हो। हेमंत दास सब बताता है कि हम लोग का शादी इतना साल में हुआ था और कुछ गलतफहमियां आ गई थी। हमारी पत्नी जो थी वो किसी और से बात करती थी, मैंने कई बार उसको देखा भी था और इसके वजह से हम लोग में झगड़ा होने लगा और लगभग 8-10 महीना पहले हम लोग अलग हो गए और 4 महीना 5 महीना से फिर वो अपना बेटी ला के मेरे को दे दी और कभी कभी मिलने के लिए आती थी और ज़्यादा उससे कुछ बातचीत नहीं रहता था। पुलिस भी महालक्ष्मी का कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि 2 तारीख यानी 2 सितंबर को उसके मोबाइल से कॉल गया था और कॉल आया था और 21 सितंबर की ये बात थी जब उसके घर का दरवाज़ा खोला गया, यानी कि 19 दिन पहले महालक्ष्मी के साथ में गलत हुआ था। अब हेमंत दास का तो जो वो अपना बयान देता है पुलिस भी देखती है तो हेमंत दास एकदम साफ क्लीन चिट दिखाई देता है। लेकिन जब आस पड़ोस लोगों से पुलिस वाला पूछना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि महालक्ष्मी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, क्योंकि इसका मेन कारण था उसका रूटीन। वो सुबह 9:30 बजे अपने मॉल जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे निकल जाती थी और अक्सर रात को 10 साढ़े 10 बजे वो हमेशा रूम पे आती थी। तो इस बीच में अगर वो अपने रूम पे रुकती तो किसी से दोस्ती या किसी से थोड़ा बहुत बात होती, इसके लिए ज़्यादा आदमी उससे बात नहीं करते थे। लेकिन हाँ, वहाँ के जो पड़ोसी लोग रहते हैं बहुत से लोग बताते हैं कि कभी कभी सुबह में एक लड़का आता था जो उसे पिक करता था। अब पुलिस को उस लड़के पे भी शक होने लगा, कौन लड़का आता था, और कुछ पड़ोसियों ने बताया कुछ दिन पहले कोई आदमी या लड़का आके उसके घर में रह के भी गया है। अब इशारा तो उधर ही कर रहा था कि जो भी आया होगा, जो भी कर रहा होगा। फिर हेमंत दास को यानी कि उसके पति को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि तुमको किसी पर शक है। तब हेमंत दास बोलता है कि शायद वो जिससे बात करती थी वो उत्तराखंड का रहने वाला है और उससे ही वो बात करती थी, इसके लिए हम लोग में झगड़ा होता था, तो शायद वो भी हो सकता है।
अब पुलिस को इन दोनों पे जो घर पे आते थे इन लोगों पे शक था कि इतनी बेरहमी से कोई कैसे किसी का साथ में ऐसा कर सकता है। अब पुलिस को भी चुनौती थी और इधर मीडिया खबर पे खबर फैलाई जा रही थी। फिर वहाँ से जो महालक्ष्मी के भाई थे नेपाल से, वो लोग भी आ जाते हैं। अब कैसे भी करके पुलिस को ये पता लगाना था। फिर उसके बाद पुलिस को ये भी मालूम है श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ था, पुलिस उस एंगल से भी अब उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए पुलिस भी अब दूसरे एंगल से मर्डर को जांच कर रही थी कि अगर वो जिस फ्रिज में लाश पड़ा था वो फ्रिज शायद 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले कोई ना कोई तो लाया होगा। क्या ये फ्रिज पहले से घर में पड़ा था, इतना बड़ा फ्रिज? इसके लिए अब पुलिस की 3 टीम बनाई जाती है और 3 टीम भी अलग अलग काम करने लगती है। या जिस भी वेपन से, इतने धारदार हथियार से ये सब टुकड़े किए गए थे या कोई ना कोई दुकान से तो लिया गया था, तब पुलिस हर एक एंगल से इस मर्डर मिस्ट्री को जांच कर रही है। अब आगे क्या रिपोर्ट आता है अब आगे देखा जाएगा। और मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन है वो मर्डरर जो इतनी बेरहमी से मर्डर किया है। तब पुलिस उसकी पता लगा रही है। और जब मीडिया वहाँ के जो कमिश्नर है उनसे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ क्लू मिला या नहीं मिला, तो कमिश्नर साहब बस इतना बताते हैं कि ये जो भी चीज़ हुआ है या जो भी कातिल है ये लोकल बेंगलोर का नहीं है, ये आउटसाइडरी है। यानी कि अब जिन लोगों पे शक था, हेमंत दास ने बताया था कि एक है उत्तराखंड का और जो घर पे आता था शायद वो बेंगलोर का साइड का होगा, लेकिन बेंगलोर का नहीं है। और हम लोग इस केस को सुलझाने के लिए अब सारी बातें तो मीडिया को नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए जो भी है वो बेंगलोर का नहीं है। तब इस केस पे अच्छे से जांच हो रही है और हर एंगल से जांच हो रही है। शायद बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा हो जाएगा। तो बहुत जल्द इस केस का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि हेमंत दास तो अपनी बेटी के साथ में रह रहा है और माँ और महालक्ष्मी की बहन और एक साथ में अब उसका भाई भी आ गया है। तो कौन ऐसा हो सकता है जिस पे किसी को शक हो? उसके बाद पुलिस वालों को जहाँ पे महालक्ष्मी काम करती है वहाँ पे भी शक होता है, क्योंकि वहाँ पे वो टीम लीडर की काम करती थी। यानी कि 10 या कुछ लोगों के बॉस की, सुपरवाइजर की तौर पर काम कर रही थी। क्या उन लोगों ने भी पता नहीं लगाने की कोशिश की कि कोई हमारा एम्प्लॉय या कोई हमारा लीडर जो मेन है वो 18-19 दिन से 20 दिन से जॉब पे नहीं आ रहा है, तो कहाँ गया तो कहाँ गया? पुलिस वहाँ भी जाके जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो लोग कॉल किए थे लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। तब जल्द से जल्द इस केस का खुलासा होगा और जो भी कातिल है वो पकड़ा जाएगा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और किसी को भी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अब आगे जो भी होता है मैं आप लोग के लिए ज़रूर कहानी लेके आऊँगा और उस कातिल को बेनकाब करूँगा। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। धन्यवाद।